आज हम अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। यह शिक्षक के शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका ज्ञान हर एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका को अवश्य ही होना चाहिए, जिसके द्वारा हम छात्र के अंदर अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, हम जानते हैं कि मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके, लोगों को देख करके, प्राकृतिक घटनाओं को देख करके उसके अंदर विभिन्न प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। उन भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति वाणी का प्रयोग करता है, अर्थात ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति मानव जीवन के अनिवार्य अंग है, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा है, वह गूंगापन है। इसलिए अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, इसका ज्ञान एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो शिक्षक बनने वाले हैं, उसका भली भांति इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह छात्र में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सके। तो हमने अभिव्यक्ति की भूमिका प्रस्तावना को देखा। अब हम अभिव्यक्ति के अर्थ को देखते हैं। व्यक्ति जो अपने भाव और विचारों का जिस भी रूप में प्रकटी करता है, चाहे वह लिख करके हो या बोल करके हो, उसे ही अभिव्यक्ति कहेंगे। हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति दो प्रकार से किया जाता है, एक मौखिक रूप से जिसे कहते हैं बोलकर, और दूसरा है लिखित रूप से जिसे कहते हैं लिखकर, लिखित अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति करने के दो कारण होते हैं, एक है प्रयोजन की दृष्टि से और दूसरा है आनंद की दृष्टि से। प्रयोजन अर्थात जब हम किसी विषय पर वाद विवाद करने के लिए, किसी विषय पर अपना वस्तु स्थिति को स्पष्ट रखने के लिए, अपने विचारों को स्पष्ट रखने के लिए जब हम किसी बात को रखते हैं, जब हम किसी ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं, तो प्रयोजन है। और जब व्यक्ति अपने आनंद की अनुभूति के लिए, रसानुभूति के लिए जब अपने विचारों को रखता है, तो आनंद की दृष्टि से वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, इसके महत्व का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। पहला, यह प्रधानतः मौखिक भाषा में ही चूंकि होता है। हम मानव जानते हैं कि मानव शुरू में जो भाषा का रूप था वो मौखिक रूप था, उसके बाद ही लिखित रूप आया। इसलिए यह मौखिक भाषा ही भाषा के प्रधान रूप है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। मानव अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग करता है, चाहे वह समाज के बीच में, लोगों के बीच में बैठा हो, सब्जी मार्केट में जाए, डॉक्टर के पास, जहां भी जाए, जीवन के हर एक क्षेत्र में मौखिक रूप से ही अपनी बातों का प्रयोग करता है। यह तीसरा है, यह लिखित भाषा के आधारशिला है। दोनों के भाषा के समान अंग हैं, लेकिन यह नींव कहा गया है, इसे नींव कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को भाषा की नींव कहा जाता है, जिस पर कि लिखित अभिव्यक्ति खड़ी होती है। इसलिए यह मौखिक अभिव्यक्ति लिखित भाषा की आधारशिला कहा गया है। यह भाषा का आरंभ इसी से होता है। चौथा है, भाषा का आरंभ व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हंस करके, रो करके, दुख जब होता है, बच्चा जन्म से ही अपने दुख संकेतों को, खुशियों को मौखिक रूप से ही अभिव्यक्त करता है। इसलिए इसका जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु पर्यंत इसका संबंध होता है। यह सरलता एवं शीघ्रता से किया जा सकता है। अगला है, यह मौखिक अभिव्यक्ति ही ऐसा साधन है भाषा का, जिसे सरलता से, शीघ्रता पूर्वक हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका अगला प्रयोग है छठा, दैनिक जीवन का सभी क्रियाकलाप इसी में हम करते हैं। चाहे हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, तो भी हम जानते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में 84% हम सुनकर के ही किसी चीज को ग्रहण करते हैं। जितना पढ़कर के ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उतना सुनकर के ही हमें याद हो पाता है। और जब हम माध्यमिक कक्षा में जाते हैं, तो इसका रेशियो कम हो जाता है, 54% होता है। फिर हम जब ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, कॉलेजेस, महाविद्यालयों में, तो पुनः हमारा मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक होता है प्रयोग। इसलिए इसका अधिक क्रियाकलाप प्रयोग, इससे बालक के भावों विचारों का पता चलता है।
कि बालक किस स्थिति में है, हंस रहा है, रो रहा है, क्या चाह रहा है, और उससे विकास का भी पता चलता है कि बालक अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास, भाषाई क्षमता का विकास किस हद तक किया है। इसका पता लगाने का साधन मौखिक अभिव्यक्ति ही है। इससे सातवां है, इसे स्वाभाविक एवं सरलतम रूप से होना। यह स्वाभाविक अपने आप हृदय का प्रकटीकरण है। इसमें विशेष जोर लगाना नहीं पड़ता है, विशेष चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्वाभाविक गति होता है। आदमी जन्म से चूंकि मौखिक से ही शुरुआत करता है बोलना, इसलिए सबसे स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है और सरलतम रूप से होता है। आठवां है, बालक के जन्म के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बालक को जो भी आवश्यकता पड़ता है, कष्ट दुख, वह मौखिक के द्वारा ही व्यक्त करते, इसलिए जन्म से ही इसकी शुरुआत है मौखिक अभिव्यक्ति का। नौवां है, यह व्यक्ति के विकास का साधन है। व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना झंडा गाड़ता है लोगों के बीच अपने ज्ञान बौद्धिकता का, उसका मुख्य कारण है मौखिक अभिव्यक्ति। इसलिए व्यक्तित्व के विकास का सबसे मजबूत साधन है। 10वां है, सामाजिक दक्षता का आधार। हम समाज में हमारा कैसा विधि व्यवहार है, हम किस विषय पर कितना चिंतन रखते हैं, कैसा हमारा बौद्धिक क्षमता है। हम सामाजिक दृष्टि में अगर मजबूत होना चाहते हैं तो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति निश्चित रूप से मजबूत होना चाहिए। 11वां, इससे शब्द भंडार की वृद्धि होते है, नवीन शब्दों से परिचय मिलता है। हम जब पुराने शब्द तो जानते हैं, जब लोगों के बीच में बैठते उठते हैं तो लोगों द्वारा जो अभिव्यक्त किया जाता है शब्द, पदबंध, वाक्य, उससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होते हैं, सूक्ति मुहावरों में वृद्धि होती है। अगला है, यह विभिन्न भाषाई कौशलों की प्राप्ति का संभव का साधन है। जो भी हम भाषा का सुनने बोलने के बाद ही पढ़ना लिखने का ज्ञान संभव है। इसलिए अगर हमको भाषा के अन्य कौशल का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें मौखिक अभिव्यक्ति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए अन्य कौशलों की प्राप्ति का यह सबसे मजबूत साधन है। अब हम इसका उद्देश्य की ओर देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके मौखिक अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है इसका नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।